ओके फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो तरीके से करते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो देखिए मेरे तीन संधारित्र थे C1, C2, C3। इसको हमने संयोजित कर दिया श्रेणी क्रम में एक दूसरे से, और पहले संधारित्र का पहला सिरा हमने जोड़ दिया स्रोत से, विद्युत स्रोत से, और अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा हमने जोड़ दिया पृथ्वी से। ओके फ्रेंड्स, देखिए अच्छा मान लीजिए, माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 जिनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, V2, V3, ये विभवांतर इन दोनों प्लेटों के बीच V1, इन दोनों प्लेटों के बीच V2 और इन दोनों प्लेटों के बीच V3, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब देखिए इसका A सिरा विद्युत क्षेत्र स्रोत से जोड़ दिया हमने A को, और B को पृथ्वी से जोड़ दिया। तो इस देखिए जो पहला V1 है, V क्या होता है, V इज इक्वल टू Q/C होता है। तो V1 इज इक्वल टू Q/C1, V2 इज इक्वल टू Q/C2 और V3 इज इक्वल टू Q/C3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर A और B, यहाँ A और B के बीच में कुल विभवांतर V मान लें हम, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक V बराबर हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 का मान इसमें हम रख दें तो Q/C1, Q/C2 और V3 था मेरा Q/C3। देखिए अगर हम तीनों संधारित्रों को हटाकर एक ठो संधारित्र ऐसा रख दें, इनके तुल्य संधारित्र, मतलब इनके बराबर, तीनों के बराबर एक संधारित्र रख दें कि जिसको हम Q आवेश दें तो उनकी दोनों प्लेटों के बीच में V विभवांतर उत्पन्न हो। तो हम इन तीनों के स्थान पर ये जो मेरा V है इसको हम, अरे हाँ ये जो मेरा V है इन तीनों के स्थान पे हम हटा के एक संधारित्र हम रख दें, तो जो मेरा V है V क्या हो जाएगा, Q/C। अभी देखिए यहाँ पे V इसके बराबर था इतना के, और V हमने कहा Q/C है, तो हम V के स्थान पे Q/C कर सकते हैं। तो हम कर दें हम कि Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। और इन तीनों में देखिए Q कॉमन है, तो हम अगर Q को कॉमन ले लें तो Q/C इज इक्वल टू Q कॉमन ले लें तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन हमने किया, समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन किया। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की जो धारिता है देखिए वो घट जाएगी, वो इसके व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है, संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है, तो संधारित्र धारिता घट गई। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए अभी समांतर क्रम में इसको हम जोड़ दें। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र मेरे थे 2-3 ठो, उनको हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में हमने मान लिया तीन संधारित्र थे मेरे, माना तीन संधारित्र C1, C2, C3, इनको हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में। एक ही तीनों के पहले सिरे को एक स्रोत से A से जोड़ करके हमने इसको विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, और तीनों को के दूसरे सिरे को हमने जोड़ दिया पृथ्वी से। तो अब A और B के बीच में विभवांतर तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा। अभी देखिए यहाँ से हमने इसको Q चार्ज दिया तो इस पर Q1 आ गया, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, तो चार्ज अलग हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो Q1 देखिए इसमें हमने कहा कि हमको Q निकालना है, तो Q बराबर C भी होता है ना, V इज इक्वल टू Q/C, तो Q बराबर C भी हो जाएगा। तो ऐसे Q1 बराबर ये C1 था तो C1 भी, Q2 क्या होगा, ये C2 भी, और Q3 हो जाएगा C3 भी। अगर जो Q था वो Q1, Q2, Q3 तीनों को जोड़ दें तो Q के बराबर ही तो होगा, वो तीनों को जोड़ दें Q के बराबर होगा। तो अगर हम Q को, अगर तीनों जो Q1, Q2, Q3 थे उनको हम Q से भी स्थापित कर दें, मतलब एक हम ऐसा इसके तुल्य संधारित्र लाएं जो कि इन तीनों के बराबर हो, तो Q बराबर
सी भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम, अच्छा एक सेकेंड, और यहाँ पे देखिए क्यू बराबर इसका मान हम रख दें तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, और इस क्यू के स्थान पे हम सी भी कर सकते हैं। तो सी भी इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। और सी देखिए अभी सब में भी कॉमन है, तो अगर हम भी को कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ने पर जो धारिता है संधारित्र की वो बढ़ जाती है ना। तो समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। आइए आगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वान डे ग्राफ जनित्र। एक वैज्ञानिक थे वान डे, उनका नाम वान डे ग्राफ था। उन्होंने 1931 में एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना किया। स्थिर वैद्युत जनित्र की उन्होंने रचना किया। जनित्र मतलब होता है जनरेटर, डायनमो। तो जिसकी सहायता से उन्होंने एक अति उच्च विभव 10⁶ वोल्ट की कोट का हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं जो वेरी छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनको त्वरित करने के लिए, उनको गति प्रदान करने के लिए, त्वरित करने के लिए ये परमाणु बम में इसका यूज करते हैं कि जो बहुत तीव्र गति से जहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तीव्र गति का यूज हो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। देखिए सिद्धांत, तो इसका वान डे ग्राफ है ना, ये दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए किसी आवेशित चालक से, कोई आवेशित चालक है तो उसमें वायु में वैद्युत विसर्जन जो होगा आवेश का, वो उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। मतलब सिरे अगर उसके सिरे नुकीले हैं तो वहाँ से नुकीले सिरों से जो विद्युत विसर्जन होगा आवेश का वो प्राथमिकता से होगा, अधिक होगा। और दूसरा इसका सिद्धांत है जो आधारित है उस सिद्धांत पे, खोखले चालक का आवेश जो होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस ने ही बताया था कि खोखले चालक का आवेश जो होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर हमेशा होता है। इसकी रचना कैसे करते हैं, देखिए आप लोग इधर थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, ए और बी ये दो ठो अचालक प्लेट है। इसके ऊपर ये यस एक वृत्ताकार और गोलाकार कह सकते हैं हम, एक गोला यस है जो दो अचालक प्लेटों के ऊपर स्थित है। इसमें क्या है, एक ये देखिए ना, ये बेल्ट जो है ये रबड़ का या सिल्क का बेल्ट है जो दो घिरनी ये P1 और P2 से ये बेल्ट लगा हुआ है और इसको एक मोटर चलाती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें दो और चीज़ है, दो कंघा, ये C1 और C2, इसके नुकीले सिरे कंघा, ये C1 और C2 दो कंघे होते हैं। जो निचला कंघा इसका C1 है वो एक धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये अति उच्च वोल्ट का, अति उच्च विभव का 10⁴ धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जो दूसरा कंघा है उसका सिरा यस के आंतरिक पृष्ठ को छूता है, इससे अटैच है, जुड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें धातु का एक बड़ा गोला यस, दो अचालक स्तंभ ए बी पर स्थित है, यस है, ए और बी दो अचालक स्तंभ पर स्थित है। एक रबड़ या सिल्क का सिरेहीन बेल्ट, मतलब इसमें कोई जोड़ नहीं होगा, दो घिरनी P1 P2 को जोड़ता है और एक मोटर से चलती है। जो निचला सिरा कंघा जो C1 है उच्च विभव 10⁴ वोल्ट का धन टर्मिनल से, और ऊपरी कंघा C2 जो है खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत और रचना और क्रियाविधि कैसे कार्य करता है, ये वान डे ग्राफ जनित्र आपने देख लिया। देखिए जब इसके देखिए हमने चलाया तो जो C1 था मेरा, पहले C1 को हमने अति उच्च विभव दिया। जब हमने C1 को उच्च विभव दिया तो इसमें धन आयन इसके अंदर आए, तो C1 और धन आयन के बीच में प्रतिकर्षण हुआ और धन आयन को इसने इस पर रिप्लेस कर दिया इस बेल्ट के ऊपर। तो धन आयन प्रतिकर्षण से बेल्ट पर आ गए और ये बेल्ट तो चल रही थी, तो धन आयन को लेकर ऊपर चली गई, धन आयन को लेकर ऊपर गई और वहाँ पर C2 की जो
तीक्ष्ण सिरे थे, यहाँ पे नुकीले सिरे थे, तो ये इस बेल्ट को लगभग छूते हैं, तो इससे धन आयन इस पे आ जाते हैं, C2 पे आ गए, और C2 इसको एकत्रित करके यस के बाहरी पृष्ठ पे इसको देती रहती है। तो यस इस प्रकार यस जो है लगातार धन आवेश प्राप्त करने से अति उच्च विभव का हो जाता है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, इसमें अगर हमने चार्ज इसको हम देते रहें और ये चार्ज लेता रहे, इसका विभव बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, बहुत, जब इसको ये उसको सह न सके, तब क्या होगा, अति उच्च विभव होने पर जो यस है उससे वायु में आवेश का क्षरण होने लगेगा, इससे आवेश वायु में जाने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया, जनित्र को उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रख दिया। तो वह उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रख दिया, तो इसको हम और भी इसको विभव इसका विभव और ऊंचा कर सकते हैं। ये इसका क्रिया विधि है। वान डे ग्राफ जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिद्धांत रचना और क्रिया विधि। देखिए एक चीज़ और पूछा था एनसीईआरटी क्वेश्चन, कि ये पूछा था कि किसी आवेशी चालक में से वायु में विसर्जन जो होता है नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, कैसे होता है सिद्ध करना था। तो देखिए हमने बना दिया है, सिद्ध कीजिए कि वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। इसको हम कैसे बताएंगे, कैसे इसको हम दिखाएंगे कि जो नुकीले सिरे हमारे हैं उससे विसर्जन जो होता है वायु में प्राथमिकता से होता है, मतलब बहुत अधिक होता है वायु में विसर्जन नुकीले सिरों से। कैसे, तो देखिए माना इससे हमने मान लिया कि एक आर त्रिज्या का गोला, एक आर त्रिज्या गोले को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि भी होती है। हमने आर त्रिज्या गोला था, उसको क्यू आवेश दिया, उसके विभव में भी वृद्धि हुई। तो जो v होता है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q/R, क्यू आवेश दिया था हमने, आर त्रिज्या गोला था। अच्छा इतना हो गया। Q क्या होता है, तो इससे अगर हम Q का मान निकालें तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0R, इसको उधर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0R इंटू भी। ओके फ्रेंड्स। देखिए अभी गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, तो सिग्मा क्या होता है, ये होता है Q/A, और A मतलब एरिया क्षेत्रफल और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, मतलब Q/4 पाई R स्क्वायर, Q/4 पाई R स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल हो गया। अभी देखिए जो सिग्मा है ये Q/A मतलब Q/4 पाई R स्क्वायर, और Q का मान इतना हमने निकाला था, इस Q के मान को हम यहाँ पे पुट कर दें तो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0R भी अपान 4 पाई R स्क्वायर। देखिए तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो वो बचेगा एप्सिलॉन 0 भी अपान R, एप्सिलॉन 0 भी अपान R। देखिए अभी ये V तो कांस्टेंट है और ये एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, नियत है, तो ये जो आवेश घनत्व सिग्मा हुआ ये R के ऊपर डिपेंड करेगा, त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करेगा। और नुकीले सिरे हमने कहा बहुत नुकीले सिरे, बारीक सिरे हैं, तो उसकी त्रिज्या जो नुकीले सिरे इसकी त्रिज्या पॉइंट कुछ होगी। अगर इसका ये मान लें इसको नुकीला सिरा, तो इसकी त्रिज्या पॉइंट समथिंग होगी, तो इसको हम लगभग 0 मान लें, R को 0 मान लें। अगर 1/0 कर दें तो मतलब कि जो पृष्ठावेश घनत्व वो अनंत हो जाएगा, पृष्ठावेश घनत्व तो अनंत हो गया, मतलब इस पर हम बहुत अधिक आवेश दे सकते हैं, इस पर आवेश बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगा। अतः अति उच्च आवेश घनत्व के कारण जो आवेश का क्षरण होगा वो नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होगा, अधिक होगा, यही सिद्ध करना था। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा एक चीज़ और था, हम भूल गए थे आप लोगों को, हाँ ये देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र
कोई परावैद्युत पदार्थ है, उसके लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। मतलब इतना वैद्युत क्षेत्र हो जो उसको वो परावैद्युत पदार्थ बिना टूटे, बिना भंजन के सह सके, उसे बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। और भंजक विभवांतर क्या होता है? तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, संधारित्र 2 प्लेटें हैं, उनके बीच में वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। मतलब कि इससे उच्च विभवांतर होगा तो प्लेटों में तो जो मैंने परावैद्युत पदार्थ रखा उसमें वैद्युत भंजन होने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, जहाँ तक वो परावैद्युत पदार्थ सह सके उसे बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, और उससे अधिक विभवांतर लगाने पर जिस परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगे उसे बोलते हैं भंजक विभवांतर। ये भी इंपॉर्टेंट था, परीक्षा में अगर पूछा था 1 नंबर में। विनायक क्लासेस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।